हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री मूवी द विच पार्ट 1 को, जो सन 2018 में आई थी, जिसका दूसरा पार्ट इसी साल रिलीज हुआ है, जो मैं 1-2 दिन बाद ही अपलोड कर दूंगा। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और ऑडियंस ने भी इसे बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लोगों पर एक्सपेरिमेंट एशियन टाइम से किए जा रहे हैं। समय के साथ ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग नाम से चलते रहे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी नाजियों ने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए और आज भी दुनिया से छुपाकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट जारी है। मूवी का पहला सीन एक लैब में हुए किसी हादसे के साथ शुरू होता है, जहाँ पर कई बच्चों और लोगों की मौत हुई थी। वह दीवारें खून से सनी थी। वहाँ मौजूद आदमी बच्चों को लगातार पीट रहे थे। तब एक लेडी लैब की तरफ आती है जिनका नाम डॉक्टर बेक है। वह सब लोग उनके लिए ही काम करते हैं। वहाँ मौजूद लोगों पर भी खून लगा हुआ था और सामने कुछ बच्चों की लाशें ढकी हुई थी। दरअसल वहाँ से एक बच्ची भाग गई है। तब उन बच्चों में से एक का पैर हिलता है, मतलब वो बच्चा जिंदा है। डॉक्टर बेक उन लोगों से कहती है इन बच्चों को मारने के लिए सीधा सिर पर शूट करो। दूसरी तरफ वो बच्ची लगातार जंगल में भाग रही है, लेकिन उस बच्ची को कोई भी पकड़ नहीं पाता। इस तरफ डॉक्टर बेक लैब से जाने अपनी कार में आती है। तब उसके पास एक खून से सने बच्चे को लाया जाता है। डॉक्टर बेक बच्चे को एक बेवकूफ कहती है क्योंकि उसे उस लड़की के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उस बच्चे को वहाँ से दफा होने कहती है। वो बच्चा वहाँ खड़े एक आदमी को घूरता है। उस आदमी का नाम मिस्टर चोई है। चोई डॉक्टर बेक का मेन आदमी था। चोई भी उस बच्चे से बहुत बुरी तरह बात करता है। डॉक्टर बेक चोई से उस बच्ची के बारे में पूछती है और एक बच्ची को ना पकड़ पाने पर उसे लापरवाह कहती है, लेकिन चोई कहता है ये बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे तो है नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ मौजूद बच्चों में ऐसी खूबियां है जो आम बच्चों में नहीं होती। डॉक्टर बेक चोई से कहती है वो हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर दे, वो बच्ची मर चुकी है। यहाँ हमें चोई के चेहरे पर लगा निशान दिखाई देता है, मतलब चोई पर भी कभी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। लेकिन चोई के मुताबिक उस बच्ची का आजाद घूमना खतरनाक है, लेकिन डॉक्टर बेक इस बात से ज्यादा परेशान नहीं दिखती। उसके हिसाब से इस बच्ची की एज बस 8 साल है और वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये कहकर बेक वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जिनका नाम मिस्टर कू है, वो अपने फार्म में जानवरों को चारा खिला रहे थे। तभी उन्हें वहाँ वो बच्ची बेहोशी की हालत में मिलती है। वो उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। अगले सीन में एक डॉक्टर उस बच्ची का चेकअप कर रहा था। डॉक्टर बताता है बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसके जख्म ज्यादा गहरे नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर ये भी बताते हैं कि उस बच्ची की याददाश्त जा चुकी है, उसे अपना नाम तक याद नहीं। डॉक्टर मिस्टर कू से पूछते हैं उन्होंने इस बच्ची के बारे में क्या सोचा है, लेकिन जवाब ना देते हुए कू डॉक्टर को बाहर ले जाते हैं। असल में मिस्टर कू बच्ची को गोद लेना चाहते थे। अब मिसेस कू बच्ची के पास आकर बैठती है। उन्हें वो बच्ची बहुत प्यारी सी लगती है। मिसेस कू वहाँ से केतली उठाने उठती है, लेकिन वो बच्ची उनका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ हमें समझ में आता है वो बच्ची भी मिसेस कू को पसंद करती है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। जायुन नाम की लड़की एक दुकानदार से जानवरों का खाना उधारी में मांग रही थी, लेकिन वो दुकानदार उसे लगातार मना कर रहा था क्योंकि जायुन और उसके डैड पर पहले ही बहुत उधार चढ़ चुका है। लेकिन दुकानदार का बेटा जायुन को पसंद करता था, इसीलिए वो जायुन के ट्रक में अपने बाप से बिना पूछे सामान रख देता है। जायुन सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो आदमी अपने बेटे पर गुस्सा करता है। उसके बेटे के जाने के बाद वहाँ एक पुलिस की कार आती है। उस कार में बैठा पुलिस वाला उस दुकानदार का दोस्त है, जिसे उस लड़की के उधार सामान लेने और बिना लाइसेंस के ट्रक चलाने के बारे में पहले से पता है। वो दोनों ही जायुन के पिता के दोस्त है। दोनों को जायुन के पिता की बीमारी के बारे में भी पता है। दोनों ही उस लड़की की काफी फिक्र भी करते थे। दूसरी तरफ जायुन गुनगुनाते हुए ट्रक से अपने फार्म हाउस पर पहुँचती है। उसके पिता मिस्टर कू फार्म पर जानवरों को चारा खिला रहे थे। वो अब बूढ़े हो चुके हैं। ये वही लड़की है जिसे मिस्टर कू ने 10 साल पहले गोद लिया था। अब जायुन ही उनका ज्यादातर काम संभालती है। मिस्टर कू जायुन को दोबारा ट्रक ले जाने पर टोकते हैं, लेकिन जायुन उनसे कहती है वो उनसे भी अच्छा ट्रक चलाती है। ये बात उन्हें पता है। जायुन उन्हें अंदर जाकर आराम करने कहती है, लेकिन मिस्टर कू मना करते हैं और जायुन को अंदर उसकी माँ के पास जाने कहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक लंच नहीं किया। कू जायुन से कुछ अच्छे कपड़े पहनकर लड़कियों की तरह रहने कहते हैं, लेकिन जायुन को ऐसे ही रहना पसंद है। जायुन के
जाने के बाद अपनी बेटी के जिम्मेदार और समझदार होने पर मिस्टर कू मन ही मन मुस्कुराते हैं। अब जायून अपनी माँ के पास उनके कमरे में आती है। वो जायून को देखते ही गले लगा लेती है। जायून पूछती है उन्होंने लंच क्यों नहीं किया, लेकिन यहाँ पता चलता है उन्हें डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी है, इसीलिए जायून उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। जायून उन्हें साथ में डिनर करने कहती है जो वो खुद बनाने वाली है। यहाँ पता चलता है जायून फार्म के साथ घर के भी सभी काम करती है। अब शाम को जायून खाना बना रही थी। उसके मॉम डैड वहीं पर थे। टीवी पर एक जेनेटिक साइंटिस्ट की मौत की न्यूज आ रही थी, जिनका परिवार समेत मर्डर हुआ है और उनके घर को भी जला दिया गया। अब तीनों डिनर कर रहे थे, तभी टीवी पर न्यूज आती है कि केटल्स की कीमत काफी गिर चुकी है। कीमत कम होने की वजह से काफी तबेले खाली पड़े हैं। कुछ केटल्स को बेचने की बात कहते हैं, लेकिन अभी केटल्स का रेट कम होने की वजह से जायून केटल्स को बेचने से मना करती है। लेकिन मिस्टर कू कहते हैं कि केटल्स को भूखा मारने से अच्छा उन्हें बेचना रहेगा। अब रात में नहाने के बाद अचानक जायून के सिर में बहुत जोर का दर्द होता है और थोड़ी देर में ही ठीक भी हो जाता है। अब वो अपने इस दर्द के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद वो कुछ प्रिंट आउट निकालती है। अब अगले दिन जायून स्कूल जाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आती है, जिसका नाम म्यूंगी था, जो कि एक टिप टॉप लड़की थी जिसे मेकअप और फोटो खींचना पसंद था। म्यूंगी के पिता पुलिस में थे। म्यूंगी के पिता ने ही कल जायून को ट्रक चलाते हुए देखा था। कम एज में ट्रक चलाने की वजह से वो अरेस्ट भी हो सकती है। इस पर जायून कहती है कि अगर वो अरेस्ट हुई तो वो उसकी भी सारी पोल खोल देगी। अब दोनों स्कूल जाने बस में बैठती है। जायून को उसके माँ के इलाज और केटल्स के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए म्यूंगी उसे एक सिंगिंग कंपटीशन बर्थ ऑफ स्टार के बारे में बताती है, जिसमें विनर को $5 लाख मिलेंगे। उनके स्कूल के बहुत सारे बच्चे ऑडिशन देने वाले हैं। अब जायून भी इस कंपटीशन के लिए ऑडिशन देती है। ऑडिशन के दौरान हमें पता चलता है जायून पढ़ाई में सबसे ज्यादा तेज है। पूरे स्कूल में वो हमेशा फर्स्ट आती है। स्कूल में उसकी उम्र 19 साल है। वो सीनियर हाई स्कूल की स्टूडेंट है। उसने सिंगिंग की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। अगले सीन में पता चलता है जायून ऑडिशन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ सेलेक्ट हो गई। उसके सेलेक्ट होने से म्यूंगी भी बहुत खुश दिखाई देती है। ऑडिशन से बाहर आने पर जायून थक चुकी थी, इसीलिए म्यूंगी उसका बैग टांग लेती है। अब रात में पता चलता है उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। म्यूंगी जायून के घर एकदम बिंदास तरीके से फैमिली के साथ टीवी देख रही थी। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे म्यूंगी भी उनकी फैमिली की मेंबर है। मिस्टर कू और मिसेस कू अपनी बेटी को टीवी पर देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन शो के दौरान होस्ट याजून को उसका कोई और टैलेंट दिखाने कहता है। अब टीवी पर जायून का दूसरा टैलेंट देखकर मिस्टर और मिसेस कू परेशान हो जाते हैं। इसी बीच म्यूंगी बताती है कि मल्टीपल टैलेंट की मदद से पार्टिसिपेंट्स को जनता के बीच ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस कू जायून को आगे से ऐसा करने से मना करते हैं। तभी घर का फोन बजता है। म्यूंगी फोन उठाती है, लेकिन फोन पर कोई आवाज नहीं आती। अब म्यूंगी जायून के कमरे में सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद मिसेस कू, जो जायून को खोने से डरती है, उसे समझाती है उसे अपनी काबिलियत किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग उन लोगों से डरते हैं जो उनसे अलग होते हैं। जायून उन्हें बताती है कि उसने इस कंपटीशन में सिर्फ प्राइज मनी के लिए पार्ट लिया है। उसे सेमीफाइनल में पहुंचने पर भी $30,000 मिलेंगे। उसे फेमस होने का कोई शौक नहीं। वो किसी तरह अपनी माँ को तसल्ली देती है कि वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब जायून अपने कमरे में आती है, जहाँ उसकी दोस्त सो रही थी। जायून अपनी फैमिली फोटो देख रही थी, लेकिन तभी अचानक फिर से उसके सिर में दर्द शुरू होता है, जिससे वो फोटो भी उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन उसके घर से कुछ दूरी पर कुछ लोग उसी तरफ देख रहे थे। वो चोई था, उसने जायून को ढूंढ लिया है। घर में थोड़ी देर बाद जायून का दर्द ठीक होता है। अगले दिन लाइव शो के लिए सियोल शहर जाने म्यूंगी और जायून ट्रेन पकड़ती है। सियोल जाने के लिए उन दोनों का रिजर्वेशन भी कराया गया था। म्यूंगी जायून से उसके स्टार बनने के बाद 50-50% के लिए उसकी मैनेजर बनने कहती है। उनके ठीक सामने बैठा एक लड़का उनकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। उस लड़के का नाम नोबलमैन है। दोनों अंडे खा रहे थे। जायून का अंडों से भरा चेहरा देखकर वो और जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है वो जायून को जानता है, लेकिन जायून उसे पहचान नहीं पाती। फिर वो जायून को मिस विच कहकर बुलाता है। जायून कहती है शायद वो उसे कोई और समझ रहा है। जायून को याद नहीं वो कौन है। तब नोबलमैन अपने हाथ को तेजी से जायून के पास लाता है। हाथ लाने के बाद वो समझ जाता है जायून सच बोल रही है, उसे सच में कुछ याद नहीं। नोबलमैन की इस हरकत से म्यूंगी डर जाती है और चिल्लाकर नोबलमैन को वहाँ से भगा देती है। जाते वक्त नोबलमैन जायून से कहता है वो जल्द ही फिर से मिलेंगे। अब नोबलमैन ट्रेन में उस कोच से जा रहा था, लेकिन तभी टॉयलेट के पास वो फोन पर बात कर रहे एक आदमी से टकराता है। टकराने के बाद वो उस आदमी को जानबूझकर गालियां देता है, जिससे वो आदमी भड़क कर उससे लड़ने आता है। लेकिन नोबलमैन किसी भी आम इंसान से तेज और ताकतवर था। वो उस आदमी को एक ही मिनट के अंदर गर्दन मरोड़कर जान से मार देता है, फिर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। उस आदमी को मारने के बाद नोबलमैन को कुछ भी फील या अफसोस नहीं होता, जैसे कि लोगों को जान से मारना उसका रोज का काम हो। मर्डर करने के बाद उसे बस अपने हाथों के गंदे होने की चिंता थी। दूसरी तरफ दोनों
लड़कियां ट्रेन स्टेशन से निकलकर जल्दी से टैक्सी पकड़कर स्टूडियो पहुंचती है। इस बीच म्यूंगी जायुन का बैग टांग लेती है और जायुन से कहती है कि वो यहाँ उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि पार्टनर है। वो दोनों स्टूडियो भी बिल्कुल लास्ट मिनट पर पहुंची थी। कुछ देर बाद जायुन स्टूडियो में गाना शुरू करती है। जायुन काफी अच्छा गा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ चोई और डॉक्टर बेग जायुन को टीवी पर देख रहे थे क्योंकि ये लाइव शो चल रहा था। डॉक्टर बेग 10 साल बाद काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो जायुन को टीवी में देखते ही पहचान लेती है। अब जायुन सिंगिंग शो का क्वार्टर फाइनल जीत चुकी थी। बाहर आकर वो दोनों बहुत खुश थी। तभी वहाँ शो का प्रोड्यूसर आता है। वो जायुन की काफी तारीफ करता है और अगले शो में जायुन को उसकी मैजिक ट्रिक दिखाने कहता है। प्रोड्यूसर से बात करने के बाद दोनों स्टूडियो से निकल ही रही थी कि इतने में जायुन के सिर में दोबारा दर्द शुरू होता है। तेज दर्द के कारण वो टॉयलेट में आ जाती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जायुन को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है उसकी बीमारी सिर्फ उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बोन मैरो से ही ठीक हो सकती है। अगर उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो उसके पास सिर्फ 2 या 3 महीनों का ही वक्त बचा है। अब बाथरूम में उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तभी म्यूंगी उसे ढूंढ लेती है। अब दोनों लड़कियां ट्रेन स्टेशन जाने स्टूडियो के बाहर से टैक्सी पकड़ने खड़ी थी। म्यूंगी से कोई भी टैक्सी नहीं रुकती, लेकिन एकदम से उनके सामने 2 बड़ी गाड़ियां रुकती है जिनमें से कई सारे आदमी निकलते हैं। उनमें से एक आदमी शक्ल से ही कुछ अजीब लग रहा था। उसे जायुन से अकेले में बात करनी थी। वो उसे अपना कार्ड भी देता है। पहले म्यूंगी समझती है वो जायुन की सिंगिंग देखकर उसे कोई डील करने आए हैं, लेकिन बाद में वो दोनों समझ जाती है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। वो सब आदमी मिलकर दोनों लड़कियों को घेरने लगते हैं। इतने में अचानक इस स्टूडियो से निकल रहे बच्चों की वजह से उन सबका ध्यान भटक जाता है। इसी बीच किसी तरह म्यूंगी एक टैक्सी रोकती है और दोनों टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। अब ट्रेन से अपने शहर पहुँचने के बाद दोनों बस का इंतजार कर रही थी। बस काफी लेट थी। म्यूंगी अपने डैड को बुलाने कहती है। तभी म्यूंगी के डैड का ही फोन आ जाता है। फोन पर बात करते करते वो बाथरूम चली जाती है। इस बीच नोबलमैन एक कार से जायुन के पास आता है। वो जायुन को बस का इंतजार करते हुए देखता है। दरअसल उसने रास्ते में एक पंचर बस खड़ी देखी थी, मतलब जायुन की बस नहीं आने वाली। वो जायुन को उसके अकेले माँ बाप के बारे में बताकर डराता है और उसे जल्दी घर पहुँचने कहता है। फिर वहाँ से उसकी घर की तरफ निकल जाता है। अब जायुन बुरी तरह डर जाती है। वो तेजी से टैक्सी स्टैंड की तरफ भागती है। इस बीच म्यूंगी भी आ जाती है। जायुन म्यूंगी से उसके डैड को भी अपने घर बुलाने कहती है। दूसरी तरफ म्यूंगी के डैड को उसकी बात सुनाई नहीं देती, इसीलिए वो जायुन के घर की तरफ जाते हैं। अब नोबलमैन अपनी गैंग के साथ जायुन के फार्म हाउस के बाहर पहुंच चुका था। गाड़ी में ही वो जायुन की फैमिली के बारे में अपने टैबलेट में एक आर्टिकल पढ़ता है। नोबलमैन के साथ वाली लड़की जल्दी से काम खत्म करके वहाँ से चलने कहती है। तभी वहाँ म्यूंगी के डैड पुलिस की कार में पहुंच जाते हैं। वो नोबलमैन की गाड़ी के पास पहुंचकर उनकी आईडी मांगते हैं। दूसरी तरफ जायुन और म्यूंगी घबराए हुए घर पर पहुंचते हैं। म्यूंगी पुलिस कार खाली देखकर और ज्यादा घबरा जाती है। अब वो दोनों जल्दी घर के अंदर जाती है। घर में अंधेरा देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो देखते हैं मिस्टर युंग मतलब म्यूंगी के डैड और मिस्टर कू दोनों साथ में चेस खेल रहे हैं। ये देखकर दोनों शांत होती है। घर की लाइट को मिस्टर कू ने ही बंद रखा था। यहाँ हमें पता चलता है मिस्टर कू और म्यूंगी के डैड अच्छे दोस्त है। अब कुछ ही देर बाद म्यूंगी अपने डैड के साथ घर जा रही थी। जाते समय म्यूंगी के डैड जायुन से कुछ देर पहले बाहर खड़ी कार में बैठे लोगों के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कार में बैठे लोग अमेरिकन्स थे। कुछ गड़बड़ वाली बात भी नहीं थी, लेकिन वो लोग उन्हें थोड़े अजीब लगे। वो जायुन से पूछते हैं क्या वो उन लोगों को जानती है, लेकिन जायुन ना में जवाब देती है। फिर मिस्टर युंग अपनी बेटी के साथ चले जाते हैं। अब रात में एक बूढ़ा आदमी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ घर जा रहा था। तभी वो देखता है उसके गार्डन की लाइट चालू है। वो ये देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसके गार्डन का पासवर्ड उसके घर वालों तक को नहीं पता। वो आदमी अपने गार्डन के अंदर आता है। वहाँ उसके बीवी और बच्चों की लाशें पड़ी थी। उसके बीवी बच्चों का मर्डर नोबलमैन और उसके साथियों ने किया था। वो बूढ़ा आदमी एक जेनेटिक साइंटिस्ट था। दरअसल उसने एजेंसी के साथ काम करने से मना कर दिया था। वो बूढ़ा आदमी उसकी फैमिली को मारने की वजह पूछता है क्योंकि इसके लिए उन्हें उसे मारना चाहिए था। इस पर नोबलमैन की गैंग की लड़की कहती है उन्हें यहाँ सिर्फ उसे ही मारने भेजा गया था, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक बूढ़े आदमी को मारना बोरिंग है। अब वो लड़की चाकू से उस आदमी का भी खून कर देती है। वही बाहर उस आदमी का ड्राइवर बहुत जख्मी था। यहाँ हमें नोबलमैन की पावर दिखाई जाती है। वो उस ड्राइवर की गन को बिना छुए ही कंट्रोल करता है। फिर वो आदमी ना चाहते हुए भी खुद को ही शूट कर लेता है। सबका खून करने के बाद नोबलमैन और उसकी टीम पूरे घर को आग लगा देते हैं। ये वही न्यूज थी जो मूवी की शुरुआत में जायुन ने टीवी पर देखी थी। अगले दिन डॉक्टर बेग चोई के साथ नाश्ता करते समय उस जेनेटिक सर्जन की न्यूज की खबर अखबार में देखकर बहुत खुश होती है। मतलब नोबलमैन और उसकी टीम डॉक्टर बेग के लिए ही काम करती है। अखबार में जेनेटिक सर्जन की मौत का कारण घर में लगी आग को बताया जा रहा था। नाश्ता करते समय वो चोई को बताती है कि वो अब हेडक्वार्टर पर शिफ्ट हो रही है और वो चोई को एक पेड वेकेशन पर जाने कहती है जिसका खर्चा कंपनी उठाएगी। यहाँ में पता चलता है कि डॉक्टर बेग चोई को वहाँ
से दूर भेजना चाहती है। डॉक्टर बेक चोई के इरादे समझ जाता है और पूछता है आखिर उसे उसके वेकेशन की चिंता कब से होने लगी। चोई डॉक्टर बेक से उनका असली एजेंडा पूछता है। अब डॉक्टर बेक उसे साफ साफ अपना बोरिया बिस्तर लपेटने कहती है, क्योंकि अब उन्हें चोई की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो चोई को हेडक्वार्टर में कोई न कोई जगह जरूर दिलवा देगी। अब चोई उस लड़की मतलब जायुन के बारे में पूछता है। इस पर डॉक्टर बेक बताती है कि वो लड़की उनकी प्रॉपर्टी है, वो उसका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे, लेकिन चोई वार्न करता है कि वो लड़की एक मॉन्स्टर है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे जान से मारना ही ठीक रहेगा। लेकिन डॉक्टर बेक जायुन को मारने राजी नहीं है, क्योंकि वो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट मानती थी। अब चोई अपने बॉस से मिलता है जो डॉक्टर बेक का राइवल था। अब चोई पूरी तरह डॉक्टर बेक के लिए काम नहीं करता, वो डॉक्टर बेक की सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस बॉस को बताता है। यहाँ तक कि चोई को उस जेनेटिक साइंटिस्ट की मौत के बारे में भी सब पता था। वो जेनेटिक साइंटिस्ट इसी आदमी के लिए काम कर रहा था, इसीलिए डॉक्टर बेक ने अमेरिका के हेडक्वार्टर से नोबल मैन और उसकी टीम को बुलाकर उस साइंटिस्ट को मरवा दिया। चोई के बॉस को जायुन के जीने या मरने से कोई मतलब नहीं, उसे बस अपनी रिसर्च के लिए जायुन का दिमाग चाहिए। फिर वो चोई को अपना हाथ दिखाने कहता है। उसका राइट हैंड डैमेज था, जैसे एक्सपेरिमेंट का कोई साइड इफेक्ट हो। वो आदमी जायुन का दिमाग लाने पर चोई का हाथ ठीक करने का वादा करता है। अपने नए बॉस के जाने के बाद चोई अपनी कार में बैठकर अपने आदमियों को जायुन का खेल खत्म करने का ऑर्डर देता है। यहाँ ये बात भी क्लियर होती है कि जो आदमी जायुन को सियोल में स्टूडियो के बाहर मिले थे वो चोई के ही आदमी थे, और नोबल मैन जो जायुन को ट्रेन और बस स्टॉप पर मिला था उसे डॉक्टर बेक ने भेजा था। मतलब कंपनी के 2 लोग और उनकी गैंग अकेली जायुन के पीछे पड़ी है। चोई जायुन को एक खतरा समझता है, इसीलिए उसे मारना चाहता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर बेक उसे एक इन्वेस्टमेंट मानती थी, वो जायुन को कंट्रोल करना चाहती है। इस तरफ म्यूंगी फिर से जायुन के घर पर ही डिनर कर रही थी। वो पूरी फैमिली को फैन क्लब के फायदे बता रही थी, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच पता चलता है कि मिस्टर कू ने अपने कैटल्स को बेचने का फैसला बदल दिया है, लेकिन मिसेस कू की भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अपने सामने बैठी दोनों लड़कियों को भी भूल चुकी थी। वो मिस्टर कू से पूछती है कि उनकी बेटी डिनर करने क्यों नहीं आई, वो बहुत कमजोर भी हो गई थी। मिसेस कू को परेशान देखकर जायुन कहती है कि वो खाना खा लेगी, लेकिन मिसेस कू तब भी उसे पहचान नहीं पाती। मिस्टर कू किसी तरह उन्हें संभाल कर कमरे में लेकर जाते हैं। तभी मिसेस कू बताती है उन्हें जायुन की बहुत फिक्र है, क्योंकि वो देर रात तक अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती रहती है। दरअसल उन्होंने जायुन को ये सब करते हुए बचपन में देखा था, उसके बाद का टाइम वो भूल गई थी। मिस्टर कू उन्हें रूम में लेकर जाते हैं। सोते समय अपने पास्ट को याद करके जायुन के सिर में दोबारा दर्द होने लगता है। वो दर्द के कारण रोने लगती है। तब म्यूंगी टॉयलेट जाने उठती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नींद में है कि उसे अपने पास दर्द में रोती जायुन दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ चोई के आदमी घर में घुस आए थे। जायुन को इसका अंदाजा हो जाता है। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन कमरे से निकलते ही एक आदमी उस पर गन तान देता है। दूसरे आदमी ने म्यूंगी को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू लगा रखा था। अब वहाँ चोई का आदमी आता है जो जायुन को स्टूडियो के बाहर मिला था। जायुन उनसे पूछती है आखिर वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जायुन वो लड़की नहीं है जो वो उसे समझ रहे हैं। अब वो आदमी उसे अपना निशान दिखाकर कहता है वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन में जायुन ने ही उसे ये निशान दिए थे। लेकिन जायुन दोबारा वही बात कहती है। इस पर वो आदमी उसे ये साबित करने कहता है कि वो कोई और लड़की है और म्यूंगी का गला चाकू से काटने वाला था। म्यूंगी का खून निकलने लगता है। म्यूंगी के गर्दन पर खून देखकर जायुन अगले ही पल वहाँ मौजूद गुंडों को कुछ ही सेकंड्स में मार देती है। वो इतनी फास्ट थी कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, और तभी जायुन उस आदमी पर भी हमला कर देती है, जिससे वो अधमरा हो जाता है। फिर जायुन उस आदमी पर गन तानकर शैतानी तरीके से कहती है जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो कोई और लड़की है। ये सब देखने के बाद वो आदमी कहता है कि उसे जायुन को पहले ही मार देना चाहिए था। तब जायुन उसे भी गोली मार देती है। उसे मारने के बाद जायुन अपने हाथों को देखती है जो खून से सने हुए थे। उसके हाथ में वो गन थी जिससे उन लोगों का खून हुआ था। तभी अचानक जायुन को होश आता है, जैसे उसके अंदर कोई और पर्सनैलिटी हो। ये सब देखने के बाद म्यूंगी भी थोड़ा घबरा जाती है। इतने में ताली बजाते हुए वहाँ नोबल मैन आता है। वो जायुन की तारीफ करता है, साथ ही वो उसकी पुरानी मेमोरीज के बारे में पूछता है, लेकिन जायुन को कुछ भी याद नहीं था। जायुन को अपने मॉम डैड की फिक्र थी। नोबल मैन कहता है उसके मॉम डैड सेफ है, क्योंकि वो शरीफ लोग हैं जिन्हें खून खराबा पसंद नहीं। लेकिन जायुन को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। वो उससे पूछ रही थी आखिर वो कौन है और उससे क्या चाहते हैं। नोबल मैन कहता है इतनी टॉप नॉच एक्टिंग देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो म्यूंगी से पूछता है क्या उसे अपनी फ्रेंड याजून अजीब नहीं लगती, क्योंकि घर और फार्म का काम करने के बाद भी वो पढ़ाई में इतनी अच्छी है। उसने कभी याजून को पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी वो हमेशा नेशनल लेवल पर टॉप करती है। लेकिन म्यूंगी कहती है उसे जायुन बिल्कुल नॉर्मल लगती है। म्यूंगी की ये बात सुनकर नोबल मैन उसे बेवकूफ कहता है।
फिर उसे जायून की खूबियां गिनाने लगता है, जैसे वो कोई भी भाषा बस एक ही बार सुनकर उसे सीख सकती है। वो हर चीज में बेस्ट है, चाहे वो सिंगिंग हो या एक्टिंग। वो चाहे तो हर चीज में फर्स्ट आ सकती है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं क्योंकि उसे आम लोगों की तरह छुप कर रहना है। लेकिन ये सब बातें सुनकर भी जायून को कुछ भी याद नहीं आता। तब नोबलमैन अपने सिर पर लगा घाव दिखाकर पूछता है क्या उसे ये भी याद नहीं, लेकिन जायून का जवाब अब भी वही था। नोबलमैन जायून को अपने साथ चलने कहता है, जहाँ उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। वो जायून को धमकी देता है अगर वो उनके साथ नहीं आई तो वो उसके माँ बाप और उसके सभी जानने वालों को मार देंगे। इसीलिए जायून उसके साथ जाने तैयार हो जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद चोई अपने खास आदमी को फोन करता है, लेकिन फोन ना उठाने पर वो समझ जाता है वो अपने मिशन में फेल हो गए। चोई अब लैब जाने के लिए बहुत सारे फील्ड एजेंट को बुलाता है ताकि नोबलमैन और उसकी टीम को मार सके। दूसरी तरफ कार में नोबलमैन और जायून पास ही बैठे थे। वो जायून से कहता है उसने छिपने के लिए एकदम बढ़िया जगह चुनी थी क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस कू पहले एक आर्किटेक्ट थे। वो अमेरिका में भी काम कर चुके थे। एक एक्सीडेंट में उनके बेटे और पोते की मौत के बाद वो अकेले हो गए, इसीलिए वो जायून को कभी नहीं छोड़ेंगे। उसे लगता है जायून ने बहुत रिसर्च करने के बाद उन्हें चुना होगा। अब वो सब उसी सीक्रेट लैब में पहुंचते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। बाहर से वो लैब बिल्कुल खंडर थी, लेकिन उसके खास हिस्से में अब भी वो लैब मौजूद थी। अब जायून को एक रूम में चेयर पर बिठाकर उसके हाथों को बांध दिया जाता है। उसे वहाँ डॉक्टर बेक ने बुलाया था। वहाँ से डॉक्टर बेक उसे अच्छी तरह देख सकती थी और माइक के जरिए उससे बात भी कर सकती थी। वो जायून से बात कर ही रही थी, तभी उसे चोई का फोन आता है, लेकिन वो कॉल इग्नोर कर देती है। अब डॉक्टर बेक जायून को बताती है वो 10 साल से उसे ढूंढ रही थी। उसे लगा शायद वो मर चुकी होगी, लेकिन जायून अब भी उनसे वही सवाल पूछती है कि आखिर वो लोग उसे यहाँ क्यों लाए हैं। वो उन लोगों को नहीं जानती। डॉक्टर बेक समझ जाती है जायून को सच में कुछ याद नहीं, वरना वो जानबूझकर टीवी पर नहीं आती, क्योंकि उसे पता होता वो लोग टीवी पर देखकर उसे ढूंढ निकालेंगे। फिर डॉक्टर बेक जायून के पास खड़े आदमी को उसे एक इंजेक्शन लगाने का इशारा करती है। वो आदमी जायून के गर्दन में एक इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगते ही जायून को 10 साल पहले लैब में हुआ फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे बाकी बच्चों के साथ उसे भी वहाँ लाया गया था, कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। वहाँ हुए एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जायून एक परफेक्ट कैंडिडेट थी। फिर उस दिन के खून खराबे के बाद वो उस लैब से भाग गई। अब डॉक्टर बेक खुद के बारे में बताती है। दरअसल डॉक्टर बेक इस समय दुनिया की नंबर 1 ब्रेन स्पेशलिस्ट है। लोगों ने दिमाग के साथ जितने एक्सपेरिमेंट करने के बारे में अब तक सोचा तक नहीं है, उससे ज्यादा डॉक्टर बेक कर चुकी है। उसने जायून के दिमाग के डीएनए में फेरबदल करके उसे ऐसा बनाया है। जायून डॉक्टर बेक से पूछती है आखिर डॉक्टर बेक ने उसके साथ क्या किया। तब डॉक्टर बेक जायून से खुद को थैंक यू बोलने कहती है, क्योंकि डॉक्टर बेक के मुताबिक उसने ही जायून को इतने कमाल की पावर्स दी। एक तरह से डॉक्टर बेक ने जायून को बनाया है। वो खुद को उसकी माँ कहती है। अब जायून को याद आता है कैसे डॉक्टर बेक ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर बेक कहती है जायून के जनरेशन वाले एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट खुद उसने किए थे। जायून से पहले भी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन उन साइंटिस्ट ने सिर्फ दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे। यहाँ हमें समझ में आता है चोई पर भी उसी समय एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन जायून और उसके साथ वाले बच्चों की पावर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। इसके 2 कारण थे। बच्चों के शरीर की ताकत बढ़ा दी जाती थी और उनके स्वभाव में गुस्सा और खून खराबा भर दिया जाता था, जिससे वो बहुत ज्यादा वायलेंट बन गए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जायून उन एक्सपेरिमेंट के दौरान बिना देखे उड़ते तीर को रोक सकती थी। वो कुछ चीजों के शेप चेंज कर सकती थी और वो कई जंगली कुत्तों को अकेले ही मार देती है। ये सब एक्सपेरिमेंट डॉक्टर बेक और उसकी टीम ही उन पर कर रही थी, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। इसीलिए हेडक्वार्टर ने उन सबको खत्म करने का ऑर्डर दिया। इसीलिए डॉक्टर बेक को मजबूरन अपनी जिंदगी की सारी मेहनत को खत्म करना पड़ा। लेकिन उन्होंने जायून को बच्ची समझने की बहुत बड़ी गलती की। उस दिन जो भी जायून के सामने आया वो मारा गया। डॉक्टर बेक ने जायून को हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक फार्म पर इतनी साधारण जिंदगी जी रही होगी। डॉक्टर बेक ने तो मान लिया था दिमाग फटने से जायून मर चुकी होगी, लेकिन उस दिन टीवी पर जब उसने माइक को हवा में उड़ाया, उसे देखते ही डॉक्टर बेक ने उसे पहचान लिया। अब जायून के सिर में फिर से वही दर्द शुरू हो गया था। अब उसकी नाक कान से खून निकलने लगा था। डॉक्टर बेक कंप्यूटर पर उसके ब्रेन को मॉनिटर कर रही थी। वो जायून को बताती है उसके सिम्टम्स अब लास्ट स्टेज पर है। अगर उसने अपने सिर के दर्द का इलाज नहीं किया तो उसके शरीर के हर हिस्से से खून बहेगा। इस दर्द के इफेक्ट से बचने के लिए ही जायून ने अपने बॉडी फंक्शंस को एक लिमिट में कर दिया था। अपनी इस बीमारी के इलाज के लिए जायून ने कई बार परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये सब बेकार था, क्योंकि इस बीमारी का सिर्फ एक ही परमानेंट इलाज है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब जायून की नाक से ज्यादा खून निकलता देख डॉक्टर बेक अपने आदमी से उसे एक और इंजेक्शन लगाने का इशारा करती है।
इंजेक्शन लगाते ही अब जायुन को बेहतर फील होने लगता है। डॉक्टर बेक देखती है अब उसका दिमाग भी स्टेबल हो रहा है, वो ठीक होने लगी है। लेकिन नोबलमैन को एक मॉनिटर में जायुन और दूसरे मॉनिटर में डॉक्टर बेक को देखकर कुछ समझ में आता है। वो जायुन को गाली देकर उस तरफ आने लगता है। इन इंजेक्शन की वजह से अब जायुन अपनी पावर्स का पूरी तरह इस्तेमाल कर पाएगी। डॉक्टर बेक इस इंजेक्शन को जायुन के लिए एक गिफ्ट बताती है। वो कहती है इस इंजेक्शन का असर 1 महीने तक रहेगा। जायुन को ये इंजेक्शन हर महीने लेना जरूरी है, वरना उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। तब थोड़ी देर बाद जायुन इविल तरीके से हंसते हुए कहती है उसे ये गिफ्ट उम्मीद से ज्यादा पसंद आया। यहाँ मूवी का सस्पेंस रिवील होता है। जायुन कहती है उसे पता था इस बीमारी का इलाज डॉक्टर बेक के पास ही होगा। दूसरी तरफ नोबलमैन भी समझ गया था वो जायुन को यहाँ लेकर नहीं आए, बल्कि वो उन्हें यहाँ लेकर आई है। उन्होंने जायुन को नहीं बल्कि जायुन ने उन्हें ढूंढा है। अब जायुन एकदम नॉर्मल तरीके से डॉक्टर बेक से बात करती है। ये समझते ही कि जायुन को शुरुआत से सब कुछ याद था, डॉक्टर बेक को शौक लगता है। तब पलक झपकते ही जायुन उस कमरे के स्पीकर्स फोड़ देती है, जिससे सबके बीच का कम्युनिकेशन टूट जाता है। जैसे ही वो लड़का चेयर की तरफ देखता है वहाँ जायुन नहीं थी। तभी पीछे से आकर जायुन उसका सिर दीवार पर पटक देती है, फिर अपने पैर से उसका सिर कुचल देती है। ये देखकर डॉक्टर बेक एकदम हैरान होकर डर जाती है। जायुन उस लड़के की गन निकालकर डॉक्टर बेक के सामने के ग्लास पर शूट करती है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ ग्लास था। जायुन डॉक्टर बेक को शैतानी तरीके से घूरती है। डॉक्टर बेक उस रूम में जहरीली गैस छुड़वाती है, लेकिन जायुन को उस गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो जहरीली गैस के धुएं में गायब हो जाती है। जायुन के गायब होने पर डॉक्टर बेक बुरी तरह घबरा चुकी थी। डॉक्टर बेक तुरंत गैस बंद करवाती है, लेकिन अब अंदर कोई नहीं था। लेकिन सीलिंग का डक्ट टूटा हुआ था। तभी डॉक्टर बेक के सीलिंग से कुछ आवाज आती है। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही सीलिंग के अंदर से जायुन वहाँ मौजूद दोनों आदमियों को शूट कर देती है। डॉक्टर बेक शॉक में खड़ी ये सब देख ही रही थी, लेकिन तब जायुन उसके पीछे आ जाती है। जायुन कहती है वो इन 10 सालों में एक भी बार उस भयानक रात को नहीं भूली। वो 10 सालों से उसे ढूंढती रही, लेकिन डॉक्टर बेक उसे कहीं नहीं मिली। इसीलिए उसे अपना प्लान ही बदलना पड़ा। इस प्लान में काफी रिस्क था, लेकिन जायुन के पास समय भी बहुत कम था। उसने ही ये प्लान बनाया था ताकि वो लोग उसे ढूंढे। जब नोबलमैन उसे ट्रेन में मिला वो समझ गई उसका प्लान काम कर गया, क्योंकि वो अकेले नहीं मरना चाहती थी, वो सबको साथ लेकर मरेगी। अब जायुन डॉक्टर बेक की टांग में गोली मारकर उस दवाई के फॉर्मूले के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ नोबलमैन अपनी पलटन के साथ जायुन की तरफ ही बढ़ रहा था। इतने में वहाँ चोई भी अपनी फील्ड एजेंट के साथ पहुंचता है। वो पहुंचते ही असॉल्ट राइफल से नोबलमैन और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। वो चोई की टीम पर एक बड़ा सा लोहे का गेट फेंक कर उन सबको साइड कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है नोबलमैन वही लड़का है जो मूवी की शुरुआत में बच गया था। चोई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अब नोबलमैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से चला जाता है। नोबलमैन के 2 आदमी उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन चोई आराम से उन्हें मार रहा था। वो अपने एजेंट से उन लोगों के सिर पर एम लगाने कहता है। अब चोई नोबलमैन के पीछे जाता है। इस तरफ वो एजेंट सभी मॉडिफाइड लोगों को मार चुके थे, लेकिन वो चाकू वाली लड़की बाकी बचे सभी एजेंट को अकेले ही मार देती है। दूसरी तरफ जायुन डॉक्टर बेक को खींच कर ले जा रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई देता है। पलक झपकते ही नोबलमैन उस पर हमला कर देता है। जायुन दूर जाकर गिरती है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ नोबलमैन नहीं बल्कि जायुन भी उसे अच्छे से पहचानती थी। जायुन नोबलमैन से कहती है कि उसे नोबलमैन को तभी मार देना चाहिए था, लेकिन नोबलमैन को लगता है आज वो उसके हाथों मरेगी। लेकिन ये सुनकर जायुन हंसने लगती है। नोबलमैन कहता है जायुन उसे अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। इसके साथ ही दोनों बिछड़े हुए बच्चों में सुपर हीरो लड़ाई शुरू हो जाती है। एक जगह जायुन उसे थप्पड़ मारती है, तब नोबलमैन उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है, लेकिन जायुन इतनी फास्ट थी कि उसे एक ही हाथ से संभाल लेती है, फिर अपने हाथ की टूटी हड्डी खुद ही जोड़ देती है। नोबलमैन फिर उससे लड़ने की नाकाम कोशिश करता है। जायुन की एक ही किक में वो दीवार तोड़कर कंट्रोल रूम में जाकर गिरता है। उसके सामने गन पड़ी थी। तभी बाहर जायुन डॉक्टर बेक के दूसरे पैर में भी गोली मारती है, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी नोबलमैन और उसमें गन फाइट शुरू होती है। वो जायुन के एकदम सामने आकर उसे शूट करने वाला था, लेकिन जायुन अपने हाथ से उसकी बुलेट रोकती है और उसे बाहर पटक देती है। उसके साथ ही जायुन को लगा बुलेट का जख्म बहुत जल्दी हील हो जाता है। अब जायुन उसके छाती पर पैर रखकर कहती है वो कल भी उससे बेहतर थी और आज भी उससे बेहतर है। अब वो नोबलमैन को गोली मारने ही वाली थी। इतने में चोई वहाँ आकर जायुन के कंधे पर गोली मारता है। चोई जायुन और नोबलमैन दोनों को ही मॉन्स्टर कहता है और ओवर कॉन्फिडेंट में कहता है वो दोनों को अकेले ही मार देगा। इसी बीच डॉक्टर बेक चोई से उनके सिर पर निशाना लगाने कहती है। इसके बाद वो चोई के लिए हेडक्वार्टर में बात करेगी। तभी वो नाइफ गर्ल डॉक्टर बेक को मारने आती
आती है तभी चोई उस लड़की को शूट कर देता है और उसके बाद वो डॉक्टर बेक को भी गोली मार देता है, क्योंकि आज वो डॉक्टर बेक की बकवास सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन गोली लगने के बाद भी वो नाइफ गर्ल मरी नहीं थी, क्योंकि गोली उसके सिर में नहीं लगी। वो चोई पर हमला कर देती है, उस पर बुलेट का कोई असर नहीं होता, लेकिन चोई उसे हाथों से ही मारता है और आखिर में उसके सिर पर मारकर उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। अब चोई नोबलमैन और जायुन की तरफ देखता है, लेकिन जायुन वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो चोई के पीछे आकर कहती है वो तो उसे लगभग भूल ही गई थी। अब यहाँ चोई और जायुन में फाइट शुरू होती है, लेकिन जायुन उससे कई ज्यादा पावरफुल थी। आखिर में जायुन गर्दन मोड़कर चोई को भी मार देती है। अब नोबलमैन उसके पीछे खड़ा था, उसके हाथ में वो दवाई थी जो जायुन को जिंदा रखेगी। नोबलमैन बताता है ये दवाई रिसर्च फैसिलिटी में बनती है और रिसर्च फैसिलिटी हेडक्वार्टर में है, लेकिन नोबलमैन बता नहीं रहा था हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि जायुन के पीछे वो नाइफ गर्ल खड़ी थी। वो जायुन पर हमला कर देती है, लेकिन जायुन ने उसे एक ही हाथ से रोक लिया था और कुछ ही सेकंड्स बाद जायुन अपने एक ही हाथ से उसकी खोपड़ी फोड़ देती है, लेकिन उस लड़की ने उसके पेट में चाकू मार दिया था। तभी नोबलमैन ने पीछे से जायुन के सिर पर गन तानी थी, लेकिन वो शूट नहीं कर पाता, क्योंकि जायुन ने अपनी पावर से उसे हवा में ही रोक लिया था। ये ठीक वैसा ही सीन है जैसा नोबलमैन ने उस ड्राइवर को मारा था। अब जायुन अपने पेट में लगा चाकू निकालकर उसे मारती है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायुन उसका हाथ ही तोड़ देती है और चाकू उसकी छाती में मार देती है। अब नोबलमैन पूरी तरह हार चुका था। जायुन उस पर गन तान देती है। वो नोबलमैन से फिर से रिसर्च लैब का पता पूछती है, लेकिन अब नोबलमैन इन सबको पॉइंटलेस कहता है, क्योंकि अब जायुन कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। लेकिन जायुन कहती है वो अब भी अपनी जिंदगी जायुन बनकर ही जिएगी। अब जायुन नोबलमैन से आखिरी बार रिसर्च फैसिलिटी का पता पूछती है, लेकिन नोबलमैन कुछ नहीं बताता। तब जायुन उसे भी शूट कर देती है। जायुन लैब में रखे उस ड्रग के कुछ डोजेस ढूंढ लेती है। अब उस बिल्डिंग में हर जगह लाशें ही पड़ी थी। जाते समय जायुन लैब की गैस लीक करती है। उसके बाहर जाने के कुछ ही देर बाद वो बिल्डिंग भी ब्लास्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जायुन अपने घर के पास पहुंचती है, लेकिन वहाँ बहुत सारी पुलिस थी। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल में मिस्टर कू अपनी वाइफ के पास बैठे थे। वो फिलहाल सो रही थी। मिस्टर कू जायुन को उसके कदमों की आहट से ही पहचान लेते हैं। जायुन वो दवा अपने डैड को दे देती है। इस दवा से उसकी माँ की हालत और खराब नहीं होगी। वो 8 महीनों के लिए 8 डोजेस थी और जायुन ने अपने पास सिर्फ 2 बोतल रखी थी। यहाँ समझ में आता है मिस्टर कू को जायुन के दर्द के बारे में पहले से पता था। मिस्टर कू अपनी पत्नी का इलाज नेचुरल तरीके से करने की बात कहते हैं। यहाँ मूवी का एक और सस्पेंस रिवील होता है कि मिस्टर एंड मिसेस कू दोनों को ही जायुन के बारे में बचपन से पता था कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, क्योंकि बचपन में जायुन अपने पावर्स की वजह से कई कैटल्स को मार चुकी थी। मिस्टर कू तो उसे कहीं दूर भेजना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी। मिसेस कू ने उसे एक नॉर्मल बच्ची की तरह पाला। अब मिस्टर कू जायुन से जाने कहते हैं, फिर जायुन वहाँ से चली जाती है। उस हॉस्पिटल में म्यूंगी भी एडमिट थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है। खिड़की से देखने पर उसे बाहर जायुन दिखाई देती है। वो म्यूंगी से आखिरी बार मिलने आई थी। म्यूंगी को भी उसकी असलियत का अंदाजा हो गया था। उसे गुड बाय कहकर जायुन वहाँ से चली जाती है। अब कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। हमें एक बीच हाउस दिखाया जाता है। उस घर में किसी के हाथ में जायुन पर किए गए एक्सपेरिमेंट की डिटेल थी। तभी उस लेडी को कुछ आवाज आती है और सामने देखने पर वहाँ जायुन बैठी थी। ये लेडी डॉक्टर बेक की जुड़वा बहन है। वो लेडी जायुन को जानती थी। उसने डॉक्टर बेक से जायुन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जायुन दिखाती है उसके पास दवाई की बहुत सारी डोजेज है। इन दवाई के लिए ही जायुन ने लैब्स में तबाही मचा रखी है, लेकिन उसे कोई परमानेंट इलाज चाहिए, इसीलिए उसने इस लेडी को ढूंढा है। तभी जायुन को ग्लास के रिफ्लेक्शन में एक लड़की दिखाई देती है जो उसके ही पास खड़ी थी। तब जायुन उस अजीब सी लड़की से कहती है अगर उसने उसे हाथ भी लगाया तो वो उसका भेजा उड़ा देगी। और यहाँ ये मूवी भी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस मूवी का दूसरा पार्ट मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।